Hello all of you, welcome to my channel SST Funda with the chapter 5th second part of water. ओके क्लास 7 का ये पार्ट है. हमने ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा हुआ है. देयर हमने पढ़ा है कि वाटर क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, सर्कुलेशन ऑफ ओशन का, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं. इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट द टाइड्स एंड द करेंट्स, कि टाइड्स क्या होती हैं और करेंट्स क्या होती हैं. हमने वेव्स पढ़ा था लास्ट पार्ट में. वेव्स क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जब एयर जो ओशन है उसके सिर्फ सरफेस पे हवा के थ्रू जो मूवमेंट होता है वो वेव्स कहलाता है. ओके, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन चैनल की मिलती रहे. अब हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में. द रिदमिक राइज एंड फॉल्स ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड. एक रिदम मीन्स क्या होता है, बहुत फ्लुएंटली, है ना, बहुत धीरे, एक जैसा राइज एंड फॉल होता है ओशन वाटर में, सिर्फ ओशन वाटर में होता है. ओके, ये ट्वाइस इन अ डे होता है, 2 बार होता है दिन में. इसको हम टाइड बोलते हैं. It is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. ये हाई टाइड कब होती है, जब पूरे दिन में जो शोर है ना, जो किनारा है, बीच है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची लहरें गिरती हैं, उनको हम हाई टाइड्स कहते हैं. It is low tide when the water falls is the lowest level or the recedes from the shore. लो जो लोवेस्ट लेवल होता है टाइड का, लो हम टाइड कब बोलते हैं, जब बहुत धीरे सी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं, बिल्कुल धीरे सी एक लहर आती है और वापस चली जाती है. तो या बहुत शोर जो है, बीचेस हैं, वहाँ पे बहुत धीमे से लहर आती है. तो लो टाइड और हाई टाइड 2 तरीके की टाइड्स आती हैं. जिस हाई टाइड्स जब वो बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें आती हैं उनको हम हाई टाइड्स कहते हैं. जब लहरें थोड़ी छोटी या धीरे आती हैं तो उनको हम लो टाइड्स कहते हैं. सो ये बनती कैसे हैं ये हमें पिक्चर के थ्रू भी समझना होगा और रीड करके भी. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स. आपको बताऊं, जैसे हमारा सन है, ठीक है, हमने अपने 6th क्लास में भी पढ़ा है एंड लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है. सन का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है. इन सब के परसेंटेज अलग अलग हैं, लेकिन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स सबका है. तो सब लोग क्या करते हैं, अब बिल्डिंग्स या अर्थ तो मूव नहीं कर सकती है ना, मूव अपना अर्थ के पास तो खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो तो मूव नहीं कर सकती है. लेकिन पानी कैसा है, वो हिलता डुलता है, वो तो ओशन में है इतने बड़े. तो उसका इफेक्ट दिखता है हमें कि जब सन अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है या फिर मून अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो जो पानी है ओशन का वो बढ़ता या घटता है, उसकी जो लहरें हैं वो बढ़ती या घटती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं कि कैसे. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force. This is caused by the high tides. आप देखो, अगर जो मून है वो अर्थ के पास है, ठीक है, चक्कर लगाता है, हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो जब वो चक्कर लगाता है तो क्या है, वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है. तो वो खींच तो पाता नहीं है, तो वो क्या करता है, उसकी वजह से जो ओशन की टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, वो बहुत ऊंची ऊपर और नीचे होने लगती हैं, जिनको कि हम हाई टाइड्स कहते हैं. ड्यूरिंग द फुल मून और न्यू मून डेज, सबसे ज़्यादा ये कब बनती हैं, जब न्यू मून या फुल मून होता है, जब पूर्णिमा होता है हिंदी में हम कहते हैं, तो उस टाइम ये सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स बनती हैं. इनको हम स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं. ओके, और ये कब होता है कि जब द मून एंड द अर्थ आर द सेम लाइन, जब सन, मून और अर्थ एक लाइन में. आप ये पिक्चर में देखो, स्प्रिंग टाइड जो लिखा है फर्स्ट पिक्चर, इसमें देखो बना है ना, सन है, देन मून है, देन अर्थ है, तीनों एक ही लाइन में हैं. और क्या होता है, अब देखिए, ये जो अर्थ है इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, और जो मून आपको दिख रहा है और सन दिख रहा है, ये दोनों इसको लेफ्ट साइड में खींच रहे हैं, एक साथ दूसरी तरफ खींच रहे हैं. तो क्या होगा, अब जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि 2 ग्रेविटेशनल फोर्स मून और सन एक साथ इसको खींच रहे हैं. तो ये बनती हैं स्प्रिंग टाइड्स या फिर हाई टाइड्स, जब ये तीनों एक सीध में होते हैं, एक लाइन में होते हैं.
These tides are called as a spring tides. But when the moon is in the first and the last quarter, लेकिन जब मून जो है वो फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, हर 15 दिन पे हमारा मून पूरा होता है और फिर से ख़त्म होता है, फिर वो पूरा बनना स्टार्ट करता है। तो जब भी अमावस के बाद जब वो पहले मून आता है छोटा सा हमें दिखता है, और या फिर फुल मून के बाद जब वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू करता है, इन दोनों में जब वो फर्स्ट क्वार्टर या लास्ट फोर्थ क्वार्टर में चलता है तब ये स्प्रिंग टाइड्स नहीं बनती हैं। ओके, दीज टाइड आर कॉल्ड द स्प्रिंग टाइड्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर। द ओशन वाटर्स गेट ड्रॉन द डायगोनली अपोजिट डायरेक्शंस ऑफ द ग्रेविटिकल पुल ऑफ द सन। इसको समझने के लिए समझिए कि लो टाइड्स कैसे बनती हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं अर्थ बीच में है, मून एक साइड है और सन एक साइड है। ओके, अब क्या कर रहे हैं, मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है ही ऑलरेडी, तो ये तीनों अपने अपोजिट डायरेक्शंस में लगा रहे हैं, जिसका क्या असर दिखता है हमारे ओशंस पे कि जो टाइड्स हैं वो उतनी हाईएस्ट नहीं बनती हैं जितनी कि हमने फर्स्ट पिक्चर में समझी थी। ओके, तो वो क्योंकि दोनों सन एंड मून एक साइड थे तो ज़्यादा हाईएस्ट बनती थी। अब तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं तो उतनी हाईएस्ट टाइड्स नहीं बनती हैं। डायगनली मीन्स होता है बेटा, जो ये हम लाइन, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है ना, इसको हम बीच में से जहाँ इक्वेटर से कट करते हैं तो इसको हम डायगनली फोर्स कहते हैं। ओके, एक बराबर का फोर्स लगना चारों तरफ। पुल द सन गेट ड्रॉन, दीज टाइड्स आर कॉल्ड द नीप टाइड्स, और इन्हीं टाइड्स को हम नीप टाइड्स भी कहते हैं, इनको लो टाइड्स या नीप टाइड्स भी कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। जब हाई टाइड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर टाइड्स होती हैं, जो लहरें हैं, ये हमें मदद करती है नेविगेशन मतलब किसी एरिया पे जाना है आपको तो उसका रास्ता जो है या डायरेक्शन बताने के लिए। ओके, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। ये वाटर बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, राइज होता है, जितना वो बीच के पास होगा, जितना बीच या शोर के पास होगा उतना ज़्यादा हाई होगा। दिस हेल्प द शिप टू अराइव द हार्बर मोर ईजिली, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जो हार्बर मीन्स होता है पोर्ट्स। ओके, तो जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं ये उनको मदद करती हैं पोर्ट्स पे आने के लिए, क्योंकि जितना ये पोर्ट्स या हार्बर के पास होंगे उतनी ही ये हाई टाइड्स उतनी ज़्यादा ऊंची बनेंगी। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। हाई टाइड्स फिशिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आती है। कैसे? क्योंकि जब हाई टाइड्स बनेंगी तो जितना वो ऊपर की तरफ उठेगी उतना ही वो वापस नीचे की तरफ गिरेगी। तो जो नीचे जो फिशेज़ हैं या जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो टाइड्स के साथ ऊपर आएंगे और जिनको कि फिशरमैन ईजिली कैच कर सकते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। बहुत बड़ी जो मछलियाँ होती हैं बहुत सारी, वो क्या होता है हाई टाइड्स के टाइम पे शोर किनारे पे ही ज़्यादा आ जाती हैं। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, जिससे वो उनको किनारे बहुत ज़्यादा उनको अंदर नहीं जाना पड़ता है शिप्स अपनी लेके, उनको थोड़े किनारे पे ही उनको मछलियाँ मिल जाती हैं। बींग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस, और हाई टाइड्स के थ्रू ही कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नाउ वी कम टू द ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स क्या होते हैं? देखिए, वेव्स आपने समझ लिया, जब विंड के थ्रू जो ओशन है उसके सरफेस पे मूवमेंट होती है तो उसको हम वेव कहते हैं। टाइड्स जब हमारे मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा, उसको हम टाइड्स कहते हैं। नाउ वी कम टू द ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स किसको कहते हैं? ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस डेफिनेट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में वो बह रही हैं, स्ट्रीम्स चल रही हैं ओशन की, ठीक है, उन्हीं फ्लोइंग डायरेक्शन में उनका जो डेफिनेट डायरेक्शन है उसी में उनके ओशन करेंट्स को चलने को कहते हैं। द ओशन करेंट्स में भी वार्म और कोल्ड। ओशन करेंट्स वार्म और कोल्ड हो सकती हैं। द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। हमारे इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है क्योंकि सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली वहीं पे फॉल डाउन होती हैं, तो वार्म करेंट्स हमें कहाँ मिलेंगी? नियर द इक्वेटर। जबकि कोल्ड करेंट्स कहाँ मिलेंगी? नियर द पोल्स।
The cold currents carry water from the polar and higher latitude to the tropical and the lower latitudes. जो हमारे नॉर्थ या साउथ पोल हैं वहाँ से जो कोल्ड करंट्स हैं वो कैसे आती हैं, वो ट्रॉपिकल के पास आती हैं या इक्वेटर के साइड आती हैं, और जो हमारे इक्वेटर की गर्म हवा है इक्वेटर रीजन की वो कहाँ जाती है, वो लो जो टाइड्स हैं सॉरी लो करंट्स हैं उधर जाती हैं, है ना. द लैब्राडोर ओशियन करंट्स इज कोल्ड करंट वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज कॉल्ड वार्म करंट्स. आपको कभी भी बोला जाए कि लैब्राडोर ओशन करंट्स कैसी होती हैं, वो हमेशा कोल्ड करंट्स होती हैं, और गल्फ स्ट्रीम हमेशा ही वार्म करंट्स होती हैं, क्योंकि जितनी भी लगभग गल्फ हैं वो सारी इक्वेटर के पास में हैं. द ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन. ओशन की जो करंट्स हैं वो टेम्परेचर के कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती हैं उस एरिया में. वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर. वार्म करंट्स क्या लाती हैं, वार्म टेम्परेचर लाती हैं टू द लैंड सरफेस. लैंड अगर कहीं से वार्म करंट्स आ रही हैं उसके आसपास के एरिया में जहाँ पे लैंड है ना, वहाँ पे वार्म टेम्परेचर हो जाएगा. The area where the warm and cold currents meets provide the best fishing ground of the वर्ल्ड. जहाँ पे भी गर्म और ठंडी जो ये वॉर्म्स हैं ये मिल रही हैं, उनको हम सबसे ज़्यादा जो अच्छा फिशिंग एरिया माना जाता है वो यही माना जाता है. सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका सच एज एग्जाम्पल. आप देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका पे जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स हैं, और यहाँ जापान के पास भी, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर. जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट्स मिलती हैं वहाँ पे एक फॉगी एनवायरनमेंट भी बनता है, फॉगी वेदर भी बनता है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन, जिससे वहाँ का नेविगेशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उस एरिया के बारे में. सो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. एक बार इस मैप को भी थोड़ा सा देख लेते हैं. आप देख रहे हैं जो ब्लू कलर से डिफ़ाइन किया गया है ये कोल्ड करंट्स हैं, और जो ऑरेंज कलर से डिफ़ाइन की गई हैं ये हॉट जो करंट्स हैं वो हैं. तो ब्लू आप देख रहे हैं पोल्स के पास में है, आर्कटिक जो ओशन है उसके साउदर्न ओशन के पास है, जहाँ पे हमारी ठंडी जो हवाएं हैं वो ज़्यादा चलती हैं इसी वजह से. एंड द इक्वेटर के पास के एरिया में सब जगह आपको ऑरेंज एरोज दिख रहे हैं, विच मीन्स कि वार्म करंट्स वहाँ पे हैं. तो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, इसके मैप वार्म करंट्स और ओशन करंट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में. एंड इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी इस चैप्टर के. देन इट्स ओके. आई होप समझ में आए होंगे स्प्रिंग टाइड्स, करंट्स, नीप टाइड्स एंड ऑल. Thank you for watching this. Thanks a lot.